बट नीचे जब मैं थोड़ा लाइक कॉलेज गया था, मुझे बड़ा ये फैसिनेशन लगा कि इतनी बड़ी कंट्री एक साथ रन कर रही है, इतना पीसफुली चल रही है, सब कुछ हो रहा है, 125 करोड़ पीपल, मतलब सबसे बड़ी चीज है हुई है, डेमोक्रेटिकली हेल्ड हो रहा है। तो ये चीज जो मैकेनिज्म सिस्टम है, ये चल रहा है, ये कैसे चल रहा है सिस्टम, तो ये काफी ऐसे नहीं बोला कि यू हैव टू वर्क एट अ वेरी लार्ज स्केल, तो वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ये क्या है। तो ये एक बड़ा मेरे को लगा कि यार इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, बिकॉज एनीवे हम बाहर से बहुत क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं सब लोग, तो क्यों ना इसके अंदर जाएं और देखें क्या खराबी है, कैसे सुधार सुधार सकते हैं इसको। तो ये काफी रहा। और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी ये मैं बता दूं कि मेरा इंक्लेशन तो बहुत पहले से था, क्लास 10th 11th से था, बट ओबियसली तब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। पढ़ाई तो मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर तक मान लीजिए, 3rd ईयर 3-2 तक मान लीजिए, वहां से स्टार्ट किया था। वो भी बेसिक एनसीईआरटी थोड़ी बहुत, और न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं। न्यूज़पेपर मुझे पता न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता भी है। तो न्यूज़पेपर आप सब लोग भी पढ़ा करिए इन जनरल भी, वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। बाकी आपको फुल फ्लैश प्रिपरेशन मैंने तो कॉलेज के बाद ही शुरू करी थी, बट काफ़ी लोग कॉलेज में भी कर देते हैं, तो वो लगभग सबका अलग अलग स्टाइल होता है करने का। यस सर। सर जैसे आपने कहा कि आपका ये 3rd अटेम्प्ट था जिसमें आपने क्वालिफाई किया, तो आपने सर आपका प्रिपरेशन स्टाइल क्या था? आपने कोचिंग से किया या फिर आप सेल्फ स्टडी ऑनलाइन, कैसे आपने? देखिए कोचिंग तो मैंने करी थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ उस कोचिंग वाजिरा में किया था मैंने। तो उस कोचिंग का मतलब ऐसा कुछ खास रोल है नहीं ज़्यादा, नहीं भी करता मैं, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने कर ली थी। बट आजकल थैंक्स टू कोविड सब कुछ इतना ऑनलाइन आ चुका है, हर कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, तो काफ़ी चीज़ तो ऑनलाइन ही मिल जाएगी। मतलब आपको थोड़ा, यू हैव टू बी गुड रिसर्चर, आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आप थोड़ा ढूंढिए उसके बारे में, रिसर्च करिए उसके बारे में क्या है। सबसे सिंपल चीज़ होती है, राइट एनीथिंग एंड ऐड यूपीएससी टू द एंड ऑफ इट, और गूगल सर्च मार दो, तो बहुत कुछ तुमको मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारी कोचिंग का फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है, तो आप घर से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, किसी को अगर चाहिए तो ले भी सकता है, कोचिंग बुरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ खास भी नहीं है कि महंगे इतने पैसे देके आप करो। ऑनलाइन भी ऐसे चल जाता है, बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है। और टेक्नोलॉजी सिंस आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजीनियर्स ही होंगे ज़्यादातर, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ ग्रेट इनेबलर। तो आपको लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी मतलब कि गूगल वूगल ये सब जो है, यूट्यूब ऑडियो विजुअल जितनी है, बट इसमें बहना ना जाइए कि आप कुछ भी देखने लगे। कहीं स्टार्ट किए थे हिस्ट्री पढ़ना, पहुंच गए आप किसी के डांस वीडियो देखने लगे, है ना, तो ये सब नहीं। इम्पोर्टेंट है बट लिमिटेड सेंस में, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। Okay, sir. So next question is, sir, आपकी AIR 44 आई है in the 3rd attempt. So what were the lessons you took from the first and the second attempt? देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो अब मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट को, क्योंकि वो मैंने ऐसी कॉलेज के साथ ही दिया था, तो वो मैं प्रिपेयर था भी नहीं उस समय, मेरा पे भी नहीं हुआ था, तो ठीक है, उसका गम भी नहीं है। बट हाँ, सेकंड अटेम्प्ट मैंने काफ़ी मेहनत करी थी फिर भी, लेकिन प्री क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया था मेरा। 10 मार्क्स से रह गया था, 10-15 मार्क्स से कुछ रह गया था। तो वो काफ़ी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि यार देखो इतना से नहीं हो पाएगा, थोड़ा और करना पड़ेगा। तो इस बार मैंने काफ़ी कुछ अलग तरीके से चेंज किया था। वो पता नहीं तुम लोग इतना समझ में आएगा ही नहीं आएगा, अभी तो तुम लोग छोटे हो एक तरीके से, कि जैसे सिलेबस को देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज़ जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि स्पेंड टाइम विद यूपीएससी, मतलब कि आप यूपीएससी का सिलेबस जो है उसको बिल्कुल उसी के पैटर्न में नोट्स बनाइए, एक एक टॉपिक पे जो नोट्स दिया हुआ है उसको नोट्स बनाइए आप। उसके पीवाईक्यू एनालाइज करो बहुत अच्छे से, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन रिपीटेशन की बात देखनी है आपको, ये सब चीजें। और पिन पॉइंटेड नोट्स बनाए, जैसे 1-2 पेज के, जैसे एनजीओ पे आता है क्वेश्चन तो 2 पेज के नोट्स बना लीजिए। एलएसजी पे क्वेश्चन आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसको 2 पेज के नोट्स बना लीजिए। तो ये ना पिन पॉइंट जब करते हैं, फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना मेंस निकालने के लिए। जैसे मेरे मेंस में कट ऑफ से 92 मार्क्स ऊपर आए हैं, तो वो वही चीज आपको बनाएगा ऑफिसर को, अगर सर्विस में घुसाएगा लिस्ट में। मेंस जितना अच्छा कर, मेंस को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मेंस को आपको एस करना है एकदम। तो उसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, खूब आंसर। वैसे ये बात की बात है, अभी तुम लोग तो पहले स्टार्ट करोगे तब की बात है, लेकिन जो थोड़े आ चुके होंगे प्रिपरेशन मोड में, उनको मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्या बोलूंगा, हर्डल आ जाता है, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि तुम लोग को पता ही है इंजीनियर में कैसे पास करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख के हो जाता है बस, पिन पॉइंटेड करके, है ना। तो ये मॉडरेट चीज है। यस सर। सर जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भी काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी जस्ट अभी बिगिन करेंगे अपना प्रिपरेशन, तो एज एन एस्पिरेंट सर बुक्स जो हैं वो बहुत सारे मतलब अलग अलग सोर्सेज से सबको अलग अलग मिलते हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। तो सर आपकी बुक लिस्ट जो एक प्राइमरी बुक लिस्ट जो थी वो आप अगर शेयर करें सर, सब्जेक्ट वाइज सर, हम शुरू देखिए करते हैं सर। मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज। यस सर। देखिए बहुत जगह अवेलेबल है, ठीक है। आप अनुदीप दुरीशेट्टी हैं 2017 के टॉपर, है ना, उनने बड़ी अच्छी सी बुक लिस्ट बना के दे रखी है, जो कि बिल्कुल सही। उन सर को 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, उन्होंने 5 5th अटेम्प्ट में रैंक बनाई थी।
उनने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके उन्होंने उसके बाद लिस्ट बनाई है। मैंने इसको बहुत स्टिक किया था, मैंने उसको प्रॉपर उसको ही किया था और वो बहुत ही ईज़ी टू गो वाली है, मतलब ये नहीं कि फॉरेन ऑथर्स बहुत हैं या कोई है, नॉर्मल है एकदम, सरकारी सोर्सेज़, एनसीईआरटीज़, बेसिक बुक्स, लक्ष्मीकांत, है ना? ये सब जो बुक होती हैं। ज़्यादा सोर्सेज़ पे नहीं जाना है, अगर आप जो सर ने जो लिख रखी है, अनुदीप सर ने जितनी बुक लिस्ट उतना भी कर लिया ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है? वो मेन है। बुक लिस्ट सबका अलग-अलग, क्या मोस्ट एक्चुअली सेम ही होती है, जो भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी सेम ही बुक पढ़ी होती है, बस ये होता है कि आप कितनी बार पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन किसी दूसरी बुक से मिल गया, तब वो पूरी बुक पढ़ने लगे दूसरी, वो गलत है। अपने सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए, उसको लेकिन बार-बार पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, अपने बुक से भी नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में बुक्स की भी ज़रूरत ना पड़े, अपने ही नोट्स बना लें, है ना? इस टाइप से करना है। और बाकी बुक लिस्ट से ज़्यादा ना मैं आपको मानता हूँ गूगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, गूगल से सर्च करिए। और जनरल स्टडीज़ ऐसा होता है कि चूँकि जनरल है, गूगल में मिल ही पे जाएगा आराम से। तो गूगल का काफ़ी एक्सटेंसिव रोल हो गया, वो भी एक स्टडी मटेरियल बन चुका है। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है, उससे भी स्टडी मटेरियल बन जाता है, उससे भी कभी-कभी नई चीज़ समझ में आती है। तो वो भी एक चीज़ हो जाएगी। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आपने करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया एंड व्हाट वाज योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द न्यूज़पेपर? देखिए 2 फेमस न्यूज़पेपर हैं जो कि सबको चल रहा है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मैं पर्सनली भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ, हिंदू के भी मैं थोड़ा-सा जल्दी से देख लेता हूँ कि क्या-क्या इसमें है, क्या-क्या मेन-मेन चीज़ें आई हैं, टॉपिक क्या है, एडिटोरियल क्या है। मुझे पर्सनली हिंदू काफ़ी वो व्हाट डू यू से ओवर क्रिटिकल लगता है गवर्नमेंट का, जो कि आप एक्चुअली लिख नहीं सकते एग्ज़ाम में इतनी सारी चीज़ें, जितना वो ज़्यादा ही सबको क्रिटिसाइज़ कर देता है। इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी बैलेंस न्यूज़पेपर है। उसका एक गवर्नेंस पेज आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पेज होता है, बहुत ही अच्छे से केस स्टडीज़ मिलेंगी आपको क्या कर सकते हैं और पढ़ के ही मज़ा आएगा कि देखो कितना अच्छा है। उसका एक्सप्लेन्ड आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है। फिर उसमें एक आता ओपेड आता है, उसमें कुछ-कुछ बहुत अच्छे से राइटर्स हैं, मतलब ऑथर्स हैं, जैसे सी राजा मोहन, उनका आर्टिकल हमेशा पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम जो भी न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू भी अच्छा है, हिंदू में मैंने भी नहीं बोला खराब है, बट हिंदू को आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। कुछ कुछ ना ज़्यादा ही नेगेटिव आर्टिकल आ गया या कुछ एकदम ही क्रिटिकल आ गया, तो आप उसको लीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसका कंटेंट पढ़ने का। फिर क्या है कि देखो न्यूज़पेपर तो आइदर वे जो भी पढ़ना हो, उसको हिंदी में सस्ता भी होता है, वो ₹10 का आता है या ₹6 का आता है, ठीक है? तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन आप न्यूज़पेपर खुद पढ़िए, वो न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ेंगे, तभी आपको होगा। उससे भले नोट्स बनाओ या ना बनाओ, उससे इतना ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना, बट आपको क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है कि आप जब वो लैंग्वेज पढ़ते हो, तो आपको ना आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी कि देखो इसने ऐसे लिखा है ये बात। तो जो आर्टिकुलेशन स्किल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेंस के टाइम पे। तो वो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ के जो उसकी लैंग्वेज का कमांड होता है उनके ऊपर, वो बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है। और किसी की इंग्लिश अगर खराब है, तो वो भी बहुत अच्छी सुधर जाएगी वहाँ पे पढ़ने से। इंटरेस्टिंग वे में नॉलेज भी बढ़ रही है और इंग्लिश भी सुधर रही है। और बाकी इसके साथ आप करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। विज़न बहुत अच्छी मैगज़ीन है। विज़न का मंथली मैगज़ीन कर लीजिए, हर महीने शायद 80-90 पेज की आती है मैगज़ीन, मोर देन सफिशिएंट। और उससे भी हो पाए तो नोट्स बना लीजिए, ताकि दोबारा-दोबारा ना पढ़नी पड़े वो मैगज़ीन। है ना? क्योंकि बाद में जब प्रीलिम्स के पास जाओगे, तो आपके पास 12, 13, 14 मैगज़ीन हो जाएँगी वो हर महीने की, है ना? उसके बदले वो ना पढ़िए, उस समय एक पीटी 365 आती है, वो पढ़ लेना तब बाद में, है ना? तो हर चीज़ के नोट्स बनाने, ये मेरा बहुत है, मैं बहुत नोट्स बनाता था। मैंने अपने चैनल में बहुत डाल भी दिए हैं तो नोट्स, मैं नोट्स बहुत बनाता हूँ, तो आप मैं भी यही मानता हूँ कि बुक्स का काम सिर्फ़ पढ़ाना है, उसके बाद बुक्स हट जाएँ, आपके नोट्स ज़्यादा आपको रिवाइज़ करने में काम आए। और हैंड रिटेन नोट्स होंगे या खुद पढ़ाए हुए नोट्स, हैंड रिटेन मतलब आप डिजिटल नोट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब खुद बनाएँगे नोट्स, तो आपको ज़्यादा समझ में आएँगे वो नोट्स। ये है मेरा। यस सर। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, काफ़ी एस्पिरेंट्स को लगता है कि सपोज़ मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर कर रहा हूँ प्रीलिम्स में, तो मुझे कब तक का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए? तो सर हाँ। इसके बारे में आपका वो ओपिनियन? बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर है इसका, 2 साल का कम से कम, 1.5 से 2 साल, ठीक है। 1 साल कहा जाता था, हम लोग से भी कहा जाता था कि 1 साल पढ़ लो बहुत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी-कभी तो 2 साल भी कर लेते हो, ये एडवांटेज मिलता है जो दूसरे-तीसरे अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, उनको एडवांटेज मिलता है और ये डिसएडवांटेज होता है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को। लेकिन अब जो भी है, आप टॉपिक्स तो कम से कम डिसाइड कर ही लो, जैसे मान लो ये है कि मान लो ट्रिपल तलाक का इश्यू है, अब ये वैसे तो 2018 का इश्यू है, बट क्या पता इसके बारे में कुछ पूछ लें, कुछ नई न्यूज़ आ रखी हो, तो क्या हुआ कि जैसे आप न्यूज़ देखिए, जैसे सीएए है, अब ये न्यूज़ थी तुम्हारी 2019 की, लेकिन अब 2021 के प्रीलिम्स में भी आ सकती है ना? क्योंकि ये अभी भी न्यूज़ में है ही है थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ करके। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल ना इश्यू को फ़ॉलो करो, इश्यू कोई चीज़ होती है तो वो ज़रूरी नहीं है एक एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाए वो वाला इश्यू, वो चल सकता है आगे भी। जैसे जीएसटी का इस बार बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है कि कंपनसेशन स्कीम चेंज हो रही है, खत्म टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो वो आप कहो तो कोई कहे कि 2017 की न्यूज़ है, तो न्यूज़ नहीं है ना, लेकिन वो अभी भी न्यूज़ में है ना, इसलिए आप
ऐसे मत रखो कि 1 साल ही में आएगा, आप 2 साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी-कभी सरप्राइज़ कर देता है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको थोड़ा। यस सर। सर जैसा कि आई गेस सब लोग को पता होगा कि जो प्रीलिम्स है वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बट जो मेंस है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके सारे सब्जेक्ट्स। तो सर आपने आंसर राइटिंग कब शुरू की थी एंड उसका आपका प्रोसेस क्या था? आंसर राइटिंग का या आपका? आंसर राइटिंग आप जितनी जल्दी शुरू कर दें, उतना अच्छा है। अब उसमें भी इवोल्यूशन होता है। आप पहले आंसर लिखेंगे ना, तो आपको एक आंसर लिखने में 25 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा भी लग सकता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूँ इसमें, मैं सोच-सोच के नोट लिख रहा हूँ। नोट्स देख के भी लिख दो आंसर, कैसे लिखा जाएगा। पहले तो बात है, देखो सबसे पहली बात तो थोड़ा पढ़ लो, है ना? जैसे मान लो तुमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री थोड़ा कवर कर ली, तब तो उसपे उस टॉपिक के क्वेश्चन लिखना शुरू करो कि क्या-क्या हो सकता है। जैसे-जैसे पढ़ते जाओ, लिखते रहो थोड़े-थोड़े आंसर। तो स्टार्टिंग में तो तब 2-2 आंसर भी लिखो डेली, 2-3 आंसर भी लिखो ना, तो भी चलेगा। फिर जैसे-जैसे ज़्यादा पढ़ लोगे, तो और बड़े-बड़े 5-5, 10-10 आंसर लिखने लगो एक-एक दिन में, है ना? फिर प्रीलिम्स के बाद तो आपको पूरी तरह फुल थ्रॉटल में आके, क्योंकि आई आई अज़्यूम कि प्रीलिम्स आते-आते तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा और आपको बस थोड़ा-सा रिवाइज़ करना होगा और बस आपको आंसर लिखना है। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच होते हैं 85 से 90 डेज़, ठीक है? 3 महीने होते हैं लगभग। और इसमें आपको भर के आंसर लिखने हैं, खूब आंसर लिखने हैं, मतलब क्योंकि ना डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रॉब्लम ये होती है कि 3 + 3 6 घंटे का पेपर होता है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि 3 घंटे लिखो तो पहले, लिख भी नहीं पाओगे, है ना? आपको एक क्वेश्चन में साढ़े 7 मिनट मिलते हैं 10 मार्कर में और 11 मिनट मिलते हैं 15 मार्कर में। तो इसलिए आपको वैसे भी है कि जल्दी लिखना है। पहली बार आप लिखोगे तो आपका आंसर एक आंसर आधे घंटे में लिख के आएगा, 20 मिनट में, उसको कम करके आपको साढ़े 7 मिनट करना है। तो ये सब ना प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन उठ के आप एकदम से नहीं लिख सकते, तो प्रैक्टिस तो बहुत करनी है और जैसे ही मौका मिले लिख लो, 2-2 आंसर लिख लो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन भी प्लेटफ़ॉर्म चलते हैं, इनसाइट्स का चलता है, आईएएस बाबा का चलता है, टीएलपी चलता है, कहीं भी मिल जाए, बहुत जगह देते हैं। कहीं भी लिखना शुरू करो ताकि कम से कम लिखने की झिझक हटे कि भाई कुछ आएगा तो मैं लिख लूँगा और फिर से ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप लिखोगे आंसर कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद आ रहा है वो चीज़। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके सर। सर व्हाट वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आपने उसे क्यों चूज़ किया? मेरा ऑप्शन काफ़ी अनकन्वेंशनल ऑप्शनल है, मेरा जियोलॉजी ऑप्शनल है। और उसका मेन रीज़न मेरा ये रहा कि देखो एक तो साइंस ऑप्शन, एक तो मेरा जो बीटेक था वो केमिकल इंजीनियरिंग में था, वो तो ऑप्शन है ही नहीं सिविल सर्विसेज में, तो मुझे चेंज तो करना ही था। फिर सेकेंडली आपका हो गया कि ये अभी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो इसका सिलेबस काफ़ी ही ऑब्जेक्टिव सिलेबस है, जो है यही है, ज़्यादा चेंज नहीं होता करंट अफेयर से, बाउंड्री सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन हाँ, थोड़ा साइंटिफिक है तो थोड़ा और नॉन नॉन साइंस लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर मेरे घर में मुझे गाइडेंस मिल रही थी इसके बारे में। मेरे ब्रदर जो हैं वो उनका भी जियोलॉजी ऑप्शन था, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग हो गई। तो आपको अगर गाइडेंस मिल रही है, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं और आपके पास इंटरेस्ट है, ये 3 चीज़ जब हो जाएँ तो वही आपका ऑप्शन सही है। इसका कोई सही गलत कुछ नहीं होता है, कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, अपने हिसाब से जैसे तुम्हें इंटरेस्ट आए। ओके सर। सर आपने ऐसे पेपर जो मेंस का पार्ट होता है उसमें आपने इंडिया में हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, तो सर उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसने आपको हेल्प किया वो स्कोर करने में? देखिए क्या है ना कि एस्से का पेपर बहुत ही नेग्लेक्टेड पेपर होता है, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, मैं सबसे कहता हूँ पढ़ा करो। ऐसे में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, 250 में 141 मेरे ही हैं, बल्कि 150 तक भी करा जा सकता है, पहले भी किया था। इनफैक्ट विक्रम ग्रोवाल सर हैं 2018 के, उन्होंने 163 मार्क्स मारे थे शायद 161। इतने नंबर कभी भी आपके जीएस में नहीं आएँगे इतने नंबर, मतलब वो इम्पॉसिबल है लाना इतना, है ना? तो लेकिन क्या होता है कि लोग ऐसे को लिखने से झिझकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि प्रैक्टिस करिए आप, यू शुड प्रैक्टिस योर एसेज़। जैसे ऐसे कि मैंने लगभग 30 ऐसे तो कम से कम लिखे ही होंगे, मेन एग्ज़ाम से पहले, 30 के 35 लिखे होंगे। और उसकी ये तो ये होगी प्रैक्टिस करना कि आपको एक्चुअली अपनी और ऐसे लिखना इज़ एन आर्ट। अब वो आप एक दिन में नहीं सीख सकते कि आपको आपको 12 पेज मिले हैं, 1200 वर्ड्स मिले हैं, आप जितनी अच्छे से लिख सकते हो लिखो, टाइम भी मिला है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू गुड राइट अ गुड एसे। एंड गुड ऐसे आई मीन कि आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस ऐसे में, ये नहीं कि कुछ भी पॉइंट लिख दिया धड़-धड़, है ना? और लैंग्वेज पे कमांड, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिसमें भी आप दे रहे हो, उस लैंग्वेज का अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, वर्ड सिलेक्शन अच्छा हो, फ्रेजेज़ यूज़ करो। जैसे मैंने अपने एक ऐसे में उर्दू की पोएम से मैंने स्टार्ट किया, तो उर्दू का मतलब हिंदी में ही करके लिखा था, उसके बाद उसको ब्रैकेट में करके वो लिख दिया था उसका ट्रांसलेशन, है ना? तो वो उसमें था खुद के लिए जिए तो क्या जिए है तू दिए है दिल जमाने के लिए। तो ये क्वेश्चन था एक था कि ह्यूमन टू ह्यूमन बनने का एक जर्नी है, ह्यूमन जो लाइफ होती है। तो इस टाइप से मुझे लगा अच्छा लगा होगा उनको ये बात। तो आपको इनोवेशंस करते रहने पड़ेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
फिर सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है कि एक सेक्शन आता है, 8 एसेस आते हैं मतलब, ठीक है? उसमें से सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4। तो एक सेक्शन हमेशा जीएस का होता है। जीएस टाइप कैसे होते हैं उसके, जनरल स्टडीज टाइप। तो वो जनरल टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं बहुत बार, जैसे वुमेन हो गई, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, फूड हो गया, गवर्नेंस, इस सब, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस सब पे आप पहले नोट्स बना लो क्या क्या है। मतलब वुमेन पे मान लो आएगा तो मरी गई, ये फैक्ट्स हैं, ये फेमस वुमेन के लीडर्स हैं, ये स्कीम चल रही है आजकल, ये इश्यूज हैं वुमेन के, इस टाइप की बात कर ली। ऐसे एजुकेशन में बना लो, ऐसे हेल्थ पे बना लो। तो ना एक छोटा सा 2 पेज के नोट्स बन जाएंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा आपको याद करने में कि अगर कोई आ गया ऐसा, मतलब अपने नोट्स पढ़े या हेल्थ पे पढ़ के गए हो उसी साल, इस साल का वो आ भी जाए, इस साल तो कोविड के इतनी वजह के चक्कर में ना कि इस बार का हेल्थ के ऊपर ऐसे आ जाए कोई, तो आ जाएगा। तो आप अगर आपने पढ़ के गए हो तो आप तुरंत लिख सकते हो उसके बारे में। तो इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी है आपको, हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी है, उसको ड्यू अटेंशन देना है। 250 नंबर में बहुत नंबर लाए जा सकते हैं, जो कि जीएस में नहीं ला पाते इतने नंबर। Sir, how was your interview like? Could you share some questions with us? मेरा इंटरव्यू देखो काफी स्मूथ रहा था, इसमें नागराज मैडम का था। उनका बेसिक पहले तो ये क्वेश्चन था कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, सो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी एरियाज। सो मैंने बोला था एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बात हुई थी, तो मैम ने तो हेल्थ केयर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया कि यूपी में क्या इश्यूज हैं, क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ इनोवेटिव तरीका बताओ, कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है अभी। तो वो तो भाई, फिर एक सर ने पकड़ लिया था एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में पूरा पढ़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे अलग होती है, आईआईटीज कैसे अलग होते हैं, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर क्या होगा उसका, है ना, इस टाइप सेंस में। और फिर इश्यूज क्या है, हायर एजुकेशन में क्या है, रिसर्च क्यों नहीं हो रही है, इस टाइप की बातें। फिर एक सर ने बात करी थी उसमें यूपी के बारे में, यूपी के इशू थोड़े पूछे थे, यूपी के डिवीजन के बारे में पूछा था। एक मिनट, यूपी के डिवीजन के बारे में पूछा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये सब बातें। एक ने शुरू कर दिया था उसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर बातें हो रही थी काफी देर तक। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर बात हुई, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात हुई, इसमें कैसे कैसे होता है। देन एक लास्ट वाला सर थे, उन्होंने क्या करा था, वो इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के इशू, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ये सब के बारे में। तो काफी डाइवर्स इंटरव्यू होता है मेरा, मतलब इधर उधर से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। मजा आता है इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू फेज सबसे मजेदार फेज होता है इस पूरे एग्जाम का। हाँ, यस सर। सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन अब काफ़ी प्रेवलेंट हो गए, तो पोस्ट कोविड एरा भी ऑनलाइन सोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था ऑनलाइन सोर्सेज़ के साथ, एंड अगर आपने कोई यूज़ किया हो, शेयर करना चाहें आपसे? ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेज। अब तो मैं देखो नोट्स ऑनलाइन बनाता हूँ, एवर नोट पे नोट बनाता हूँ, ठीक है? तो वो काफी एक्सेस ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है, उसको एडिट करना आसान हो जाता है, और ऐड करना भी आसान हो जाता है कभी कुछ करना हो तो वो बहुत अच्छा हो गया। फिर सेकंड क्या हो जाता है कि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, है ना? जैसे आप मान लो स्टडी IQ ही है, ये बता देता है बहुत बार। हिंदी वाले चैनल, एक अमित सेन गुप्ता करके सर का है, वो ज्योग्राफी के नोट्स पर बताते हैं वो काफी, है ना? आप कुछ नहीं हो तो कोई भी चीज डाल के ना आगे बस यूट्यूब में यूपीएससी डाल दो, तो कुछ ना कुछ आपको नोट बढ़िया मिल ही जाएगा। फिर एक सरकारी चीज है, बिग पिक्चर आता था राज्यसभा टीवी पे, अब तो शायद संसद टीवी हो गया है वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो। देन आपका उसमें ही राज्यसभा टीवी में ही आता था, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी आता था, वो आप पढ़ सकते हो। इधर उधर से ना, जैसे कोई जनरल नहीं है कि एक ही चीज, कभी कभी हो जाता है कि कोई, जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए एक बार सोर्स किया था, ऑस्ट्रेलिया का वेदर सर्विस का चैनल है वो, तो एल नीनो ला नीना चीज होती है, उसके बारे में पढ़ने के लिए था। तो आपको ये नहीं कि यही चीज पढ़नी है, कहीं भी अगर अच्छा रिव्यू मिले हैं उस वीडियो के, किसी का भी हो सकता है वो, आप समझ लो। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, पढ़नी है, बहुत बोरिंग लगती है मुझे कभी कभी, तो आप वीडियो देख लो, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस दे रखे हैं, वीडियो देखो अच्छे से। तो जितना ऑनलाइन मिल जाएगा ना, बहुत मटेरियल है। और बाकी तो मैंने बताया, यूपीएससी डाल दोगे तो खूब सारे कोचिंग के भी मटेरियल आ जाता है, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिविल जेली का आ जाएगा, बहुत सारी चीजों का आ जाएगा, वहां से नोट्स बना लो कहाँ से बन रहा। अपने को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो कि मैं अगर GS2 पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही पढ़ूंगा और कहीं नहीं, जहां मिल रहा हो वहां पढ़ लो। Okay, sir. Sir, what should we prefer, the old NCERTs or the new NCERTs? Sir, आपका क्या ओपिनियन है? यार जो मिल जाए वो पढ़ लो अच्छे से जहाँ से न्यूज मिल जाए तुमको, है ना? ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है ज्यादा। ओल्ड मिल जाए ओल्ड पढ़ लो, न्यू मिल जाए न्यू पढ़ लो, तुम्हारे टॉपिक्स कवर हो जाना चाहिए बस। हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वो सब चीज वही पूछे, एग्जैक्टली वही सब पूछ रहा है। यस सर। एंड सर, जब प्रिपरेशन के फाइनल स्टेजेस में हम आते हैं, तो आप सर टेस्ट सीरीज़ काफ़ी आजकल वो अटेम्प्ट करते हैं। तो
सर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं टेस्ट सीरीज का, आपने कब से शुरू किया टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तुम्हारा प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, दोनों में, है ना। मैंने बताया ना, मेंस में मैंने 50 टेस्ट लगाए थे, वो टेस्ट सीरीज के ही टेस्ट है ना, इधर उधर से टेस्ट सीरीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद पास्ट ईयर पेपर्स, जो पास्ट ईयर के पेपर आए वो भी आपको जरूर करने हैं। अब टेस्ट सीरीज जैसे क्या है कि मेरा सबका अलग अलग होता है। प्रीलिम्स में मान लो, प्रीलिम्स में मेरा होता था हमेशा कि आप 60-65 डेज का शेड्यूल लेके चलो, 65 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। उसकी ये नहीं कि प्रीलिम्स आप 4 महीने से पढ़ रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं होती पढ़ने की। प्रीलिम्स का आप पढ़ो 60 दिन, उसमें मैं प्लान करता था लगभग 40-45 टेस्ट पेपर लगा लो, वाले भी वाले। और उसमें भी मैं ज़्यादा फोकस करता था कि आप कम से कम नहीं तो 25 से 30 ये फुल टेस्ट लगाने होते हैं, फुल टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, आपको पेपर कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं वो समझ में आ जाएगा, कितनी एक्यूरेसी है आपकी वो समझ में आ जाएगा, है ना। कितने गेस मिल रहा है, गेस सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। जैसे मेरा आया था कि मुझे 85 टू 90 89 क्वेश्चन करने चाहिए, तब मेरा स्कोर बन जाता था। तो मैंने 87 क्वेश्चन किए थे मेरे एग्जाम में जाके, है ना। तो वो सब ना आप जब टेस्ट सीरीज पढ़ो कर लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या। और मेंस की टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आपने पढ़ तो बहुत रखा है चीजें, अब जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है तब आप लिखोगे ना, तब समझ में आएगा कि मुझे याद भी है कि नहीं है वो चीज। ऐसे तो लगता है हाँ मुझे पता है यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था, अब उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप जब लिख रहे हो तो ना एक्चुअल चीज तो राइटिंग है, तो राइटिंग वाले जब करोगे तब तुमको टेस्ट सीरीज का वैल्यू समझ में आएगी। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मेरे तो इतने टेस्ट सीरीज लगाए थे मैंने टेस्ट पेपर्स की, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड से हो गए थे मेन एग्जाम में भी, कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आ गए थे। तो वो भी काफी हो जाता है, काफी बार एडवांटेज हो जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल बढ़िया सांस ले सकते हो उसमें, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो उसमें, है ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।